नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which company bags ATD Best Award 2023 for 6th consecutive year? तो आप सभी ने आंसर NTPC दिया था और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ही इसका सही आंसर है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल? तो किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी लॉन्च किया है, मतलब एक फैमिली एक आइडेंटिटी पोर्टल के माध्यम से? तो आंसर यहां पर होगा ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, सरकार की जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो, उसे डायरेक्टली एक फैमिली को बेनिफिट दिया जा सकेगा। इसमें मेंबर्स का डिस्प्यूट नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए एक पेरेंट है, उसके पास दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं, लेकिन जब भी बेनिफिट्स की बात आती है तो ये अपने आप को अलग अलग शो कर देते हैं। अब ऐसे क्या होगा, इस आईडी के बनने से ये बेनिफिट होगा कि अगर ये पूरे एक साथ रह रहे हैं तो इनकी एक फैमिली एक आईडी बन जाएगी। इससे बेनिफिट देने में आसानी होगी, किसको बेनिफिट देना है, किसको बेनिफिट से हटाना है, ये सारी चीज़ें जानने में मदद मिलेगी उत्तर प्रदेश सरकार को। ध्यान रखिएगा, इसमें कोशिश ये की जाएगी कि जिस फैमिली को सब्सिडी दी जाए वो इस आईडी के माध्यम से दी जाएगी। जो भी स्कीम्स चल रही हैं और जो आने वाली हैं उसको इसी के माध्यम से देने की, बेनिफिट देने की कोशिश होगी। ध्यान रखेंगे। साथ साथ मेनली कोशिश यहाँ पर यह हो रही है कि जो उनका खाने की क्राइसिस है, कोरोना वायरस के बाद बहुत सारी फैमिलीज में खाने के क्राइसिस हो गया है, तो उसको भी इस आईडी के माध्यम से ही नोटिस किया जाए। और अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं बना है या कोई भी आईडी कार्ड नहीं बना है तो कोशिश की जाए कि इस आईडी से लिंक कर दिया जाए और उनको भी बेनिफिट दिए जाने शुरू कर दिए जाए। ठीक है। और साथ साथ इस आईडी से ये भी पता चल पाएगा कि किसको शेड्यूल कास्ट या किसको SC ST कैटेगरी में डालना है और दूसरी कैटेगरीज में डालना है। इससे बेनिफिट्स ये होता है कि आइडेंटिटी आसान हो जाएगी किसी भी फैमिली के मेंबर की। ठीक। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को स्टेट के रूप में 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल लखनऊ है, डिस्ट्रिक्ट 75 है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स, लोकसभा में 80 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहां का नेशनल पार्क है। डांस नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा, चपेली जैटा यहाँ के डांस हैं। मैप पर देखें तो उत्तर प्रदेश एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ, एक यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री दिल्ली के साथ और 8 राज्यों के साथ बाउंड्री टच करता है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार आते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इंट्रोड्यूसेस बिल टू प्रमोट पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड दलाई लामा? तो आपको पता होगा कि चाइना और दलाई लामा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया है किसी कंट्री ने। कौन सी कंट्री ने? आंसर होगा यूएस ने यहाँ पर बीच बचाव करने की कोशिश की है, जिससे कि इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व किया जा सके और तिब्बत के मसले पर शांतिपूर्वक बैठ करके जो भी डिसाइड हो वो फॉलो किया जाए। इसीलिए यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोशिश की जा रही है इस बिल में जो तिब्बत को
तिब्बत आपको पता है चाइना का पार्ट है, लेकिन इस बिल में इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत पीपल को अलग रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक डिस्प्यूट यूएस और चाइना के बीच में भी पैदा कर सकता है। आगे बात करें, अगर आप अपने स्टैटिक जीके को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार जरूर चेक कीजिएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग स्टूड एट पोजीशन ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में। तो भारत की क्या रैंक है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में? अभी लॉन्च हुई है लेकिन 2021 इसका बेस है। आंसर है भारत की इसमें 10 रैंक है, 10th रैंक है भारत की। और अगर बात करें पहले पोजीशन पर कौन है, तो जर्मनी यहां पर पहले पोजीशन पर है। भारत की रैंक यहां पर 10th है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर यूएस है। किसमें? क्वालिटी का जो डेवलपमेंट है उसमें ध्यान रखिएगा, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भारत की पोजीशन यहां पर 10th आई है। टोटल 184 कंट्रीज हैं, याद रखिएगा। इसमें बाकी रैंकिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप टॉप की, भारत की और दूसरे तीसरे याद कर सकते हैं। यहां पर बात करें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन जगसे शाह हैं, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रवि पी सिंह है। आगे बात करें, जो भी रिसेंटली में रैंकिंग रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डिफेंस मिनिस्ट्री जिसने कहा है कि जिसने हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट परचेज किए हैं कहां से? एमएसएमई सेलर से, ध्यान रखिएगा। और ये अगर स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा परचेज की है एमएसएमई सेलर से। यहां पर मुकेश अंबानी जी नंबर 1 पोजीशन पर हैं। कहां पर? ग्लोबली ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसने दिल्ली को सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी बताया, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में। पीवी सिंधु 12वें स्पॉट में है सबसे ज्यादा पैसे कमाने में। नाओमी ओसाका जापान की पहले पोजीशन पर है। भारत 7 पोजीशन से 3rd पोजीशन पर आ गया। ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशंस में भारत की रैंक 61 रही। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 8th रही। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर में भारत की जो रिलायंस है वो 20 पोजीशन पर रही। अगर दुनिया में बात करें तो सैमसंग 1st पोजीशन पर रहा है बेस्ट एम्प्लॉयर्स में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 11 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल, जिसमें महिलाओं और बच्चियों को इस साइंस की फील्ड में अट्रैक्ट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर बात करें तो यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखिएगा 2015 से अनाउंस किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, 2016 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहां पर बात की जाए जो ये इंपॉर्टेंट डेज की, तो उसमें एक गलती हो रही थी मुझसे, वो टाइपिंग मिस्टेक थी। मैंने जब पढ़ाया था तब तो मैंने वही पढ़ाया था। क्या बताता हूं? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर प्यूपल जेनाइटल म्यूटिलेशन, जो कि 6 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। गलती से मैं बार बार 4 फरवरी लिख रहा था क्योंकि गलती से यहाँ 4 फरवरी टाइप हो गया था। ठीक, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। सेफर इंटरनेट डे हम 7 फरवरी को। और 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस हम 11 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, ईगल 44 इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस ऑफ विच कंट्री? तो ईगल 44 जिसको ओगा भी कहा जा रहा है, ओगा 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है? आंसर होगा, ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा ईरान। ईरान का ये पहला अंडरग्राउंड एयरफोर्स का
एयरबेस है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसको ओबाग भी कहा जा रहा है, ओबाग 44 या ईगल 44 से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो इसी महीने 15 फरवरी से इसका इनॉग्रेशन होगा और 12 नंबर का है विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसको फिजी में इनॉग्रेट किया जा रहा है। फिजी की जो सरकार है और साथ साथ भारत की जो सरकार है, भारत, इन दोनों के कोलैबोरेशन से इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 3 दिन का है। 12वें नंबर का है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जिसको फिजी में ऑब्जर्व किया जाएगा 15 फरवरी से। इसकी थीम हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हिंदी के प्रसार प्रचार के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। टोटल 50 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे। भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर साहब और फिजी की तरफ से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर सितवेनी रुबुका यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ पर बात करें वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की, तो इसको 1975 से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। नागपुर में पहली बार इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। उस समय पर इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी जब इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 11वें नंबर की बात करें तो 2018 में मॉरिशस पोर्ट लुइस में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगर हिंदी दिवस की बात करें तो नेशनल हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, फिजी की बात कर ले तो इसकी कैपिटल सुआ है, फिजियन डॉलर इसकी करेंसी है। सितवेनी रुबुका यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट मुर्मू अटेंड्स सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस एट ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट विच सिटी। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने किस शहर में ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस में भाग लिया है? आंसर होगा ये कटक में लिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में ही अवेलेबल है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो हमारे हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है, जिनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। यहाँ पर बात करें तो चावलों के किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को ना हार्म किए हुए, उसकी बात की गई है। इको फ्रेंडली वैरायटीज़ को प्रमोट करने की बात की गई है, जिससे बायो फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन को बढ़ाने की बात की गई है। साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए चावल को इतना प्रोड्यूस किया जाए कि हम आत्मनिर्भर बन जाए, इसकी कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। आप कहेंगे भारत की पोजीशन क्या है चावल को प्रोड्यूस करने में? तो भारत की पोजीशन दुनिया में सेकंड है चावल को प्रोड्यूस करने में, पहले में चाइना है। यहाँ पर बात की जाए चावल किस प्रकार की फसल है, तो चावल खरीफ फसल है और इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है इसको उगाने के लिए। टेम्परेचर लगभग 25 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है उगाने के लिए। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाली एक जगह है। यहाँ पर बात करें तो सबसे वेस्ट बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और भी दूसरी सिटीज़ में, दूसरे राज्यों में इसको उगाया जाता है। दुनिया में बात करें तो 1/4 जो चावल है वो भारत में उगाया जाता है। अब यहाँ पर जो भी रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, लिथियम के भंडार पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर, पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त हुए। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हमने मुंबई में ऑब्जर्व किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन पे आता है और इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। पुणे जो कि डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो डेवलप करने वाला सिटी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकंड फेज संसद खेल महाकुंभ बस्ती उत्तर प्रदेश से इनॉग्रेट किया। यूएस ने हैदराबाद पैगोडा के रिस्टोरेशन के लिए पैसा प्रोवाइड कराया। WHO ने भारत की 2 सिरप को बैन कर दिया और ये किसने बनाया? तो मैरियम बायोटेक ने डेवलप किया। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अहमदाबाद से इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
व्हाट इज नेम ऑफ इट? तो भारत की पहली ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का नाम क्या है? आंसर होगा ये स्काई UTM है। क्या है? स्काई UTM। याद रखिएगा, भारत की पहली ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है और इसको नितिन गडकरी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के। यहां पर बात करें तो इसको डेवलप किसने किया? तो स्काई एयर के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये 4000 फ्लाइट एक घंटे में और एक दिन में 96,000 फ्लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़ी सिस्टम है जो भारत ने डेवलप कर दिया है और पहला है भारत का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेसेस इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो स्टेट ऑफ द यूनियन किस देश से संबंधित है? आंसर होगा ये USA से संबंधित है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से संबंधित है। वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इसको एड्रेस किया गया कि उन्होंने बोला था कि SOTU मतलब स्टेट ऑफ द यूनियन, अपने जॉइंट सेशन में जब वो अपनी भाषण को दे रहे थे उस टाइम पे उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। आज की क्विज की बात करें, विच कंट्री डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ डिजास्टर ओवर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस? तो बिजली की क्राइसिस के कारण किस देश ने स्टेट ऑफ डिजास्टर अनाउंस कर दिया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने कुछ दोस्तों से और लाइक करके जाइएगा। वीडियो अच्छी ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कमी है, उसको सुधारने की हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। धन्यवाद।